हाँ। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर जयरी श्रीवास्तव और विवेक ओबराय के साथ विशाल सिंह नोआन फ्रॉम बजलाड़ी। तो हम आज इनके साथ बैठे हैं चर्चा में। पीछे आपके है ये वाला गांव कंडाऊ, और आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने भी, चारों तरफ देवदार के वृक्ष हैं, ठंडा माहौल है। हम बुग्याल में बैठे हैं अभी। तो हम ये जयरी जी से ये जानना चाहेंगे कि उनको अभी कैसा प्रतीत हो रहा है। मुझे अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी कविताओं से ही उसका वर्णन करूं, अपनी कविताओं की 4 पंक्तियों से, कि स्वर्ग सदृश सा मेरा गाँव वा, देव जहाँ के थे वासी। आप देख सकते हैं एकदम हरे झुरमुटों से भरा हुआ यह प्रकृति के गोद में बसा भरा भूरा गाँव कंडाऊ, और नीचे रष्टाड़ी और लोधेश्वर महादेव का मंदिर जो हल्का झुका है। तो बड़ा आनंद आ रहा है, और घास के मैदान में बैठे हैं हम, तुम सभी लोग मेरे साथ हो, हम देख रहे हैं यात्रा, बड़ा आनंद आता है। काश ऐसा श्रीनगर उत्तरकाशी भी होता, क्योंकि हमें पर्यावरण की बड़ी आवश्यकता है आने वाले समय में। क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक का यूजेस आप देख रहे हैं, और जो और भी प्रकार के प्रदूषण हैं जो हमारे समाज में हम लोग ही फैला रहे हैं, तो उससे थोड़ा एक ये दूर का जो गाँव है, बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ हर चीज़, पानी का स्रोत अभी इतना ठंडा, प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, ये घास के मैदान हम देख रहे हैं, हवा एकदम शुद्ध है। तो ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे नजरिए की दृष्टि से, हमारी सोच को भी आगे बढ़ाता है, और हमें स्वस्थ, सुंदर और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। तो ऐसी जगह यहाँ यात्राओं में हमें आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। यहाँ सांस लेने का भी एक अलग ही आनंद है। ठंडा पानी इतना कि फ्रिज से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। फ्रिज का पानी होता है थोड़ा बासी भी कह सकते हैं, यहाँ पे ताजा जड़ों से निकला हुआ पानी आता है, चिल्ड बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताएंगे आपका यहाँ से पलायन कहाँ कर रहे हैं, इसके बाद आपका क्या हिसाब है? पलायन तो इसके बाद फिर नागांव का है, नागांव के बाद फिर उत्तरकाशी जाना है, फिर श्रीनगर, उसी जगह पे अपनी कर्म भूमि पे। भले कर्म भूमि में इतना अच्छा पर्यावरण नहीं है, पर क्या करने, जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ जॉब है। लेकिन हम बजाय चर्चा कर लेते हैं थोड़ा यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक देवता लोधेश्वर के बारे में, और इस यात्रा के बारे में, और यहाँ के सेब के बगीचों के बारे में, जो कुछ पहलू हैं जिनको हम कोशिश करेंगे छूने की। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बगीचा, और कल हम लोग इसी रास्ते से आए थे। यहीं पे इन पेड़ों की झुंड के पीछे जो ऊंचाई का स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पे बीच में एक ऐसी समतल भूमि है, ज्यादा समतल नहीं है, थोड़ा समतल, वहां पे लोधेश्वर देवता का देवराना का मंदिर है, जो बहुत प्राचीन बताते हैं। और वहाँ देवराना के मेले के दिन आप जानते हैं कि 60-70 गांव के लोग आते हैं, और बड़ा आनंद आता है उस गांव में। आप देखोगा तो आप मेरे साथ आप लोग भी थे, मैं भी था। तो उस गांव से यात्रा करते करते हम फिर इधर भी आते हैं। और बजलाड़ी में भी आपने देखा, तो लोधेश्वर देवता का जो अभी मंदिर का क्रम है, इस प्रकार से वो एक एक दिन अपना तिया, फिर यहाँ देवराना, फिर भंडारदा 1 महीने बाद हमारा इस कंडाऊ गाँव में होगा, जो हमारी माता श्री राम मामा कोट भी रहा है। और सौभाग्य है कि तुम इस मामा के साथ तुम 2 भांजे भी हो, तो मामा का मामा कोट और मामा के साथ 2 भांजे, तो एक भांजा तो इस मामा कोट में आ रखा है, तुम मेरे साथ आ रखे हो, तो ये भी एक संयोग है। ठीक। और मैं कहना चाहूँगी कंडाऊ से इसलिए भी एक लगाव है कि यहाँ का जो जैव विविधता हम देखते हैं, प्रकृति के प्रति जो यहाँ की सुंदरता है जो है, और लोगों ने भी जो पेड़ संजोए हैं, वो देवदार के वृक्षों से बने उनके मकान, ऊपर से देवदार की कमी नहीं दिखती है, और सांस एकदम स्वस्थ। आप जैसा भी विशाल ने तुम्हें बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा भी तो यहाँ बड़ी अधिक होगी, क्योंकि पेड़ों की झुरमुट एकदम हरितिमा से भरा हुआ है। ये कहीं भी हमें सूखा, कहीं भी टूट फूट, कहीं भी भूमि में उखड़पन नहीं दिख रहा है, सारा हरा भरा। और पानी के स्रोत अभी भी यहाँ जीवित हैं, और अभी देख सकते हैं पानी। तो यहाँ पे बड़ा स्वस्थवर्धक और आनंददायक गाँव मालूम पड़ता है। मन करता है कि यहाँ हफ्ते 10 दिन रह जाना चाहिए, और यहीं खाना चाहिए, यहीं पे निवास करना चाहिए। यहाँ का पानी जड़ों से आया हुआ पानी पीना चाहिए। अभी हमने गुड्डू भाई के साथ थोड़ा चुल्लू के उसके इकट्ठे करे दाने, जिससे आने वाले टाइम पे बीज से छिकल तोड़ के बीज से फिर वो तेल निकालेगा। अभी देखिए एक बुढ़ा व्यक्ति अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे बगीचों के पास अपने, ये बड़ा आनंददायक है। वो गिल्टा अपना नीचे रखा हुआ। तो गाँव के जो कर्मठशील लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। हमारी शहर की जो जीवन शैली उससे एकदम अलग है, और हम देखते हैं तो इस गांव में हमें एक संस्कृति मिलती है, वृक्ष मिलते हैं, लोग मिलते हैं बड़े सरल सीधे,
और लुदेश्वर देवता का मंदिर मिलता है। जैसे मंदिर आपको शहरों में शायद ही देखने को मिले। ये भूकंप रोधी भी थे, अपनी एक आंचलिक संस्कृति को सजाए हुए थे। और आप देख रहे हैं इसके बीच में श्वेत ये पुष्प कितने अच्छे लग रहे हैं, जो अपने आप प्रकृति ने उगाए हैं, हमें से किसी ने नहीं उगाए। ये घास अपने आप प्रकृति ने उगाई है, हमें किसी ने नहीं उगाई। तो कितना आनंद आ रहा है यहाँ, इसकी तो मैं कहूँ कि तुलना ही नहीं की जा सकती। फिर भी जब बात करने पर मालूम हुआ विद्या मामा जी से, गुड्डू भाई से, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे मन था कि कभी एक सेब के बगीचे हम ही लगाएं, तो बताते हैं कि अब यहाँ बर्फ़ उतनी अच्छी नहीं पड़ती, और पड़ती भी तो बहुत जल्दी गल जाती है, जबकि कभी यहाँ 8-8, 6-6 फीट बर्फ़ पड़ा करती थी। और खुद गंडाव गांव में 1-2 फीट बर्फ़ रहा करती थी, लेकिन अब वो बर्फ़ की मात्रा कम हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ वृक्षों में कोई कमी नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे देश में जो वातावरण कितने तेज़ी से खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, चाहे उसमें डोकरानी बामक हो, गंगोत्री ग्लेशियर हो, चाहे पिंडारी ग्लेशियर, जितने आप देख रहे हैं तो सारे पिघल रहे हैं। तो अब ये जो वातावरण है ये कितना उसको कह सकते हैं कि पुनर्जीवित कर सकता है, कितना सक्षम कर सकता है, तो हम जान ही सकते हैं। लेकिन जो देश का वातावरण है उसमें यहाँ काफ़ी क्षति पहुँचा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो एक जैव विविधता थी, एक फूड चेन थी और एक पारिस्थितिकी थी, इकोलॉजी, वो सिस्टम बिगड़ गया, उसका ताना बना। क्योंकि बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे सेब नहीं होगा, सेब नहीं होगा तो नदियों में पानी नहीं होगा, ग्लेशियर नहीं होंगे। और इस जैसे गाँव के लिए जहाँ देवदार और सेब के वृक्ष हैं, तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बर्फ़ की अच्छी खासी मात्रा यहाँ पड़ी रहे। और 2010-12 से ये समस्या उत्पन्न हुई है, इससे पहले यहाँ हमेशा बर्फ़ नहीं होती थी। और आपने बीच में देखा गाँव में बड़े अच्छे कुत्ते, जिनको मैं कहूँ कि चाओ या कॉकेनिसस टाइप ब्रांड, मतलब मैस्टीफ तो पूरे नहीं, लेकिन उनके तरह ही तिब्बत मैस्टीफ की तरह आसपास बड़े अच्छे सुंदर कुत्ते, जो गांव के ही भूमि में लोगों के घरों में आके इतने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं कुत्ते। उनको देख के बड़ा मन लालायित हो रहा था कि क्यों ना हम ये कुत्ता पालें। ये सारा देन है इस प्रकृति के, इस पर्यावरण की। इसीलिए इसको कहा गया है मदर ऑफ अर्थ। ये प्रकृति हमारी माँ है सच्चे अर्थों में, कहीं हमें डिकम्पोज ना हो जाए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसीलिए कहा था कालिदास ने, अस्तुतस्याम दिशि देव आत्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्व पर तो ये निधि विगाए स्थिर पृथ्वीराम एवं मानदंडा। किस हिमालय है, अब पीछे आप हिमालय अगर देख सकते हैं, अभी शायद पैरों की झुरमुटों में नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ से बंदर पूंछ और हिमालय भी दिख रहा था। तो देखिए कितना हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी जगह हम लोगों ने जन्म लिया है, उत्तरकाशी जनपद। हमारे रिश्ते इतनी अच्छी जगह हैं। मैं आपसे कल के मेले के बारे में, जो कि देवराना का मेला पूरे इलाके में प्रसिद्ध है, उसके बारे में मैं कुछ आपसे रेफरेंस लेना चाहूँगा। देवराना का जो मेला है, अब देखिए इसमें एक प्राचीन कहानी जो किंवदंती है वो ये प्रसिद्ध बताते हैं कि ये सब कभी बौखनाग देवता का मंदिर, अगर आपको पता हो, जब हम राड़ी टॉप से आते हैं तो वहाँ बौखनाग देवता है, वो कभी आया, वो कभी यहाँ का मेन इष्ट देव हुआ करता था। लेकिन समानांतर में कहते हैं कि एक राजा की किंवदंती जो हमें मामा जी ने सुनाई थी, और कितनी सच है, लेकिन और लोगों ने भी इस बारे में बताया। तो जो राजा रघुनाथ है, जिसको हम राजा रघुनाथ कई बार बोल देते हैं, जबकि वो मेन रुद्रेश्वर देवता है, तो रुद्रेश्वर देवता कुल्लू कश्मीर से कभी आया था और बैलाड़ी के जो हमारे घर के नीचे खेत है वहाँ मिला था। और उसी के देवता के, जिस दिन देवता बाहर निकलता तो हर वर्ष में देवराना का मेला बनाया जाता है। और ये देवराना का मेला बड़ा प्रसिद्ध है, 60-70 गाँव के लोग इसमें आते हैं। और इस देवता ने शुरू में इसके 15-10 गाँव से होते होते आज इतनी संख्या बढ़ चुकी है। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महासू देवता के बाद अगर उत्तराखंड में या कहीं गढ़वाल मंडल में अगर कोई देवता इतना प्रसिद्ध, इतने इलाकों में प्रसिद्ध है, तो मुझे लगता है उसमें कोई संदेह नहीं, तो रुद्रेश्वर महादेव ही है। और बाकी देवराना के मेले में आपने देखा कि एक बड़ी अच्छी बात वहाँ ये भी देखने को मिल रही थी, देवदारों के वृक्षों के बीच जो जगह है जहाँ देवदार का मंदिर है, जहाँ पूरे देवदार की लकड़ी से बना भव्य मंदिर है रुद्रेश्वर महादेव का, वहाँ पे वृक्षों की जो चोटी है, आप देख रहे होंगे जो वृक्ष है देवदार की, उसकी चोटी का सारे ओर से झुकाव मंदिर की ओर है। ये भी कुछ इस देव की कृपा कहें या उसकी शक्ति है कि सारा इनका जो झुकाव है, इनकी टहनियों का, जो ऊपर की सबसे ऊँची चोटी की टहनी होती है, जिससे यहाँ देवदार की चोटियाँ पहले मिल रही है, लेकिन वहाँ सारे देवदारों के चारों ओर के देवदारों के चोटियों का झुकाव देव मंदिर की तरफ का, लोगों की महादेव मंदिर की तरफ का। ये कुछ संयोग है या उसकी शक्ति है जो साथ ही रुद्रेश्वर महादेव के मंदिर में आप देखते हैं वहाँ
बहुत अच्छा नाच गाना लगता है। तो पुलिस प्रशासन भी आते नहीं तो कोई पुलिस प्रशासन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। उस देवता के उसमें सभी लोग आते थे, नाचते गाते थे। लट्ठी लेके अलग अलग गाँव के लोग आपस में कभी कभार लड़ाई की स्थितियाँ होती थी, लेकिन होती नहीं तो उसको झुमकालो कहा जाता है, जिसमें और ताने लगती है, देवता के पुराने छोड़े लगते हैं, गीत लगते हैं। तो बड़ा आनंददायक माहौल है। और इस संस्कृति को बचाने में हम युवा लोग कैसे आगे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस ओर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आज का फिर यहीं पे समाप्त होता है आज का सेशन। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन विवेक के साथ विशाल ओबराय, यहाँ पे हमारे अतिथिगण, मिक्स हो गया हमारा नाम, अतिथि डॉक्टर जहरी श्रीवास्तव। धन्यवाद।